Hey guys, welcome to Lossified. We are back with another power packed session on UK PCS Day. And this is our session number 4th. इसका मतलब सेशन नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, इस सेशन में हम 2018 के क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट करेंगे. दैट इज़ 25 to 50 क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 to 50. अब ये कहने को दे विल बी जस्ट 25 क्वेश्चंस, बट वी विल हैव द कंटेंट ऑफ अ लॉट मोर क्वेश्चंस एंड वी विल ऑल्सो सी कि उत्तराखंड के पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ना है. तो लिंक टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पावर पैक सेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नहीं देखा है तो चेक करिए, और अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पहले अंत तक देखें. बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 26 वी हैव कारगिल विजय दिवस. तो कारगिल विजय दिवस कहाँ होता है, किस दिन पे होता है? क्वेश्चन है 26 जुलाई पर. तो 26 जुलाई को वी सेलिब्रेट एज कारगिल विजय दिवस. अब देखो, डेज और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इंपॉर्टेंट डेज देखना बहुत ज़रूरी है. तो हमने क्या किया है कि उत्तराखंड के ये पैटर्न को समझते हुए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें इंपॉर्टेंट डेज तो हमने डिस्कस किए हैं. साथ ही में वी हैव गिवन टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न देम. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक चेकआउट करिए, उसको याद कर लीजिए अच्छे से. मग इट अप. आर्मी डे कब होता है, नेवी डे कब होता है, एयरफोर्स डे कब होता है, के साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट डे जैसे विमेंस डे एक्सेट्रा, एड्स डे, ह्यूमन राइट्स डे एक्सेट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स देखने के लिए यू कैन जस्ट गो टू द लिंक ऑफ दैट वीडियो. तो इसका आंसर तो हो गया है कारगिल विजय दिवस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सिंधु दर्शन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन. ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड. तो ये होता है लेह लद्दाख में. ठीक है, ये सिंधु दर्शन महोत्सव अब लद्दाख में होता है. एवरी ईयर होता है जून के अराउंड ऑन द फुल मून डे ऑफ गुरु पूर्णिमा. ठीक है, और ये होता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, राइट. विच रिवर? ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2018 इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज वन बाय आदित्यनाथ सिंह, अनंत कुमार, हरिवंश प्रताप सिंह या हरि प्रसाद. तो इसका आंसर है हरिवंश प्रताप सिंह. और ये इलेक्शन इन्होंने जीता था, और ये किस पार्टी से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात, जनता दल से हैं. ठीक है, ये जनता दल के हैं. अब जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, इसका काम क्या है? ये प्रिसाइड करता है राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट. अच्छा, अब इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उत्पन्न हो जाता है. वो है ये कि राज्यसभा का चेयरमैन है कौन? तो राज्यसभा के चेयरमैन हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट. और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एक्स ऑफिशियो का मतलब बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस. ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर. कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स कीबोर्ड एंड हार्ड डिस्क, कीबोर्ड एंड माउस, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कीबोर्ड, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू. तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, राइट. तो ये होते क्या हैं? कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या होता है? तो सबसे पहले तो सीयू समझते हैं, विच इज़ कंट्रोल यूनिट. तो देखो भाई, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर का एक ऐसा कंपोनेंट है, प्रोसेसर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कोऑर्डिनेशन देखता है ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, राइट. कोऑर्डिनेशन देखता है. और एएलयू क्या होता है? एएलयू होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. इसका मतलब क्या है? एएलयू का मतलब क्या है कि एएलयू भी एक ऐसा कंपोनेंट है प्रोसेसर का जो कि अरिथमेटिक काम करते हैं. अरिथमेटिक काम करता है, कंपैरिजन का काम करता है, और इस तरीके के जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो एएलयू करता है. कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को. क्वेश्चन नंबर 30 में ऑन 14th April 2018 द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द आयुष्मान भारत योजना. कहाँ पे स्टार्ट की? इसका आंसर है बीजापुर छत्तीसगढ़, राइट. बीजापुर छत्तीसगढ़ में इन्होंने स्टार्ट की. अब ये आयुष्मान भारत योजना है क्या? इसको हम बोलते हैं पीएम
जन आरोग्य योजना, ये एक ऐसी स्कीम है जो एम करती है टू हेल्प इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंडियंस हु नीड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये रोल आउट हुई थी 23 सितंबर 2018 में, ठीक है। और ये कवर करती है करीबन 50 करोड़ सिटीजन्स को, राइट। तो इन लोगों को, ये जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन है, इनको जो है ये स्कीम कवर करती है और इनको हेल्प करती है विद देयर मेडिकल एक्सपेंसेस। आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018 इज फ्रांस, इंग्लैंड, क्रोशिया, ब्राज़ील। तो इसका आंसर है हमारा क्रोशिया, राइट। इसका आंसर है हमारा क्रोशिया। अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हमें देखनी है, उनके विनर्स याद करने हैं, और विनर तो काफ़ी कॉमन बात हो गई। विनर के साथ साथ हमें याद करने हैं रनर अप्स भी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हैं, चाहे वो यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, या फीफा हो, या ऐसा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इवेंट जो भी है, उस पे किसने कौन सी पोजीशन ली है, ये हमें लिखना होगा, ठीक। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, तो इसका आंसर है गंगा। इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है हमारी गंगा, ठीक। गंगा का उद्गम कहाँ पे होता है? गंगोत्री में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द फॉलोइंग राइट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। पहले तो भैया ये केस ही एकदम रट लेने वाला है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। इसमें क्या है कि क्या हेल्ड हुआ इसमें? क्या इसमें राइट टू एजुकेशन हेल्ड हुआ? क्या इसमें राइट टू ड्रिंक प्योर वाटर हेल्ड हुआ? या राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग हेल्ड हुआ? या राइट टू डाई हुआ? तो ये हुआ है इसमें राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। अब हम आते हैं इसमें बाकी देखने कि बाकी में क्या है। तो जो राइट टू एजुकेशन है उसमें आता है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे सो दैट वी गेट अ क्लियर पिक्चर। यस, हियर वी गो। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो है हमारा द केस ऑफ उन्नी कृष्णन। उन्नी कृष्णन, ठीक। उन्नी कृष्णन और मोहिनी जैन, ठीक है। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और मोहिनी जैन का केस। तो ये अगर केसेस आ रहे हैं उन्नी कृष्णन और मोहिनी जैन, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे बात हो रही है हमारे राइट टू एजुकेशन की। फिर आता है राइट टू ड्रिंक प्योर वाटर, ये कहाँ पे कवर्ड है? तो इसका केस है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट। राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग हो ही गया हमारा, नवीन जिंदल केस है, राइट। नवीन जिंदल केस है। फिर आता है राइट टू डाई। राइट टू डाई के कंटेक्स्ट में हम दो केसेस पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पी रथिनम का केस, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम ज्ञान कौर का केस, ठीक है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो क्या मुद्दा है यहाँ पे कि राइट टू डाई इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ, ऐसा हेल्ड हुआ था हमारा पी रथिनम केस में। क्या हेल्ड हुआ था कि भैया राइट टू डाई इज इंक्लूडेड, नेगेटिव राइट है, राइट टू लाइफ का नेगेटिव कोरोलरी निकल के आती है कि भैया राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इम्प्लिसिट है। और यही चीज़ ओवर रूल हुई थी हमारे ज्ञान कौर केस में, और इसमें हेल्ड हुआ कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़ते हैं। लीगल एड डे, तो पहले मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट जो भी डेज और डेट्स हैं वो आपको उस पर एक अलग वीडियो मिल जाएगा। यही एनालिसिस है पेपर का। आप समझो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनकी लिस्ट बनाओ। तो जैसे हमने देखा, अगर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस आ रहे हैं, दो क्वेश्चन अभी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा ना, तो समझो इस बात को कि अगर इम्पॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं तो भाई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क केसेस हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब इसी पेपर में हमें 2 डेज़ के इम्पॉर्टेंट डेज़ के सवाल मिल गए, तो ऐसा करो कि डेज़ की लिस्ट बना लो। ये हेल्प हमने आपकी कर दी है, लिंक जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो ये लीगल डे जो है ये मनता है 9 नवंबर को, है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से आ गया है इंपॉर्टेंट केस, है ना, और ये सब ज़्यादातर केस अपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है।
सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट इन द केस। भाई ये राइट टू प्रिवेसी तो कहीं भागता ही नहीं है। ये आधार वाला जो जजमेंट चल रहा था ना, उसमें बहुत रेलिवेंटली डिस्कस किया गया है, और आई थिंक उससे सबने स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस खड़क सिंह का केस समझा होगा। दूसरा एक केस जो बहुत बाद में आया वो था गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक, एमपी स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस खड़क सिंह, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये डिस्कशन हुआ है आधार केस के जजमेंट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी डायरेक्टली ना पूछकर मतलब ये आधार जजमेंट को डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछा है कि इस जजमेंट में फर्दर किन उसका मतलब किन जजमेंट्स का जिक्र है। ठीक है, तो इसका आंसर है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसी के साथ याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट केस हो जाता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी होगा शायद, हाँ, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट। तो खड़क सिंह और गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसके साथ ही साथ आधार जजमेंट तो है ही है। आगे बढ़े तो आता है हलाला इज रिलेटेड विद। तो भाई हलाला क्या है? हलाला रिलेटेड है मुस्लिम विमेन से। तो मुस्लिम लॉ देखिए, ये ऐसे डायरेक्टली मुस्लिम लॉ पेपर 2 में ना आके यहाँ पे आया है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हलाला इज रिलेटेड विद मुस्लिम विमेन, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज जनरल लॉ, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो हलाला क्या होता है? निकाह हलाला या ताहलील मैरिज, ये इसे हम हलाला बोलते हैं। ये होती क्या है? मान लीजिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया तलाक, 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 यानी ट्रिपल तलाक। तो ये तो भाई तलाकुल बिद्दत होता है ना, और ये होता है बाय नेचर इररेवोकेबल, राइट, इररेवोकेबल होता है ये रिवोक नहीं हो सकता। अच्छा, अब कुछ दिन बाद अगर लग रहा है ये हस्बैंड को कि यार ये तो मेरे से हो गई भारी मिस्टेक, मिस्टेक हो गई, तो वो क्या करेगा? क्या मैकेनिज्म है कि वो अपनी वाइफ को वापस पा सके? क्या मैकेनिज्म है इसका? मैकेनिज्म ये है कि वो अपनी वाइफ की शादी किसी और से करवाएगा। हस्बैंड था, वाइफ थी, इनके बीच में हो गया तलाक, तलाक, तलाक। अब इस वाइफ को हस्बैंड 2 लेना पड़ेगा और इसके साथ करनी पड़ेगी मैरिज कंज्यूमेट। कंज्यूमेट कैसे करेंगे? बाय वे ऑफ इंटरकॉर्स। तो ये मैरिज कंज्यूमेट होगी, उसके बाद इनसे तलाक लेकर ये वापस इससे शादी, अपने हस्बैंड 1 से शादी कर सकती हैं। और इस जो पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है निकाह हलाला। ठीक है, निकाह हलाला। तो ये हलाला के बारे में जनरल जानकारी हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ विच वाइटामिन? तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी के लैक से हो जाता है स्कर्वी। विटामिन सी हमें किस में मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में हमें विटामिन सी मिलता है। ऐसे ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है, क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। और इसी के साथ ऐसे डेफिशिएंसी और डिजीजेस पढ़ने के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, फर्स्ट कमेंट पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ऐसे साइंस रिलेटेड और जीके रिलेटेड काफ़ी क्विक लिस्ट जो होती हैं वो हमने उस चैनल पे डाल रखी हैं। तो प्लीज़ डू विजिट दैट चैनल, ज्वाइन करिए उसको। उस पर काफ़ी कंटेंट आपका ऐसा जो होगा ना, लिस्ट वाला, जो कॉमन साइंस है वो सब आपको कवर हो जाएगा। कॉमन साइंस, कॉमन एब्रीविएशंस, कॉमन मतलब इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, है ना, ये सब टाइप की जो लिस्ट होती हैं ये सब हम रेगुलरली अपडेट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड देन यू कैन हैव इट फॉर योर सेल्फ, राइट। तो ये सब डिजीजेस थोड़ा देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 2018 चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन इज अपॉइंटेड। देखो भाई, अब इससे हमें समझ में आता है कि थोड़ा अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब जब क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया है तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप या तो खुद से लिस्ट बना लो, या तो खुद से लिस्ट बना लो, या तो हमें कमेंट करके बताओ, हम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए,
तो बढ़िया है कि मतलब ऐसे ही क्विक रिवीजन करिए आप लिस्ट बना बना के, सो दैट मतलब जल्दी आप ज़्यादा डेटा कवर कर पाओ, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन 38 हो गया। 39, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। देखो भाई साहब, हेडक्वार्टर पूछा है वाइपो का, तो ये हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे है जेनेवा, समवेयर हियर, सॉरी स्क्रीन से चला गया वो, जेनेवा में है। इसी से हमें पता चलता है कि हमें यूएन के इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स देखने हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स देखने हैं। हम इसके लिए एक वीडियो ले आएंगे जल्द से जल्द इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स के लिए, तो आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। ये यूपी में भी इम्पोर्टेंट है और यूके में भी इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर बहुत आपके टिप पे होने चाहिए। विद द करेंट क्राइसिस दैट इज़ गोइंग ऑन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस चल रही है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में भी जानना। यूएनएससी में आप जैसे जानते हैं कि एक प्रपोजल चल रहा है जिसमें इंडिया ने वोट नहीं किया है, तो इन सब के बारे में आप ज़रा पढ़ लीजिएगा कि कैसे यूएनएससी काम करती है, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया यही कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स कौन नहीं है इसमें से, नॉट अ परमानेंट मेंबर, राइट, नॉट अ परमानेंट मेंबर। तो है कौन कौन परमानेंट मेंबर? वीटो पावर है, रशिया के पास यहाँ पे वीटो पावर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सब तो ज़्यादा मुद्दा डीप में चला जाएगा, बट देखो बिकॉज दिस क्राइसिस इज इन टॉक, तो हमें थोड़ा बहुत यूएनएससी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो यूएनएससी के मेंबर्स याद करने के लिए मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक दी है, या मैं रिपीट करूँगी, ऐसे आंख बंद करो और बोल लो CFR UK US, CFR UK US, चाइना, फ्रांस, रशिया, CFR UK यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें आंसर साफ निकल के आता है कि स्पेन नहीं है, राइट, स्पेन इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, तो ये इससे देखो समझ जाओ कि अब देखो यूएन की बात तो काफ़ी होने वाली है, सैंक्शंस की बात होने वाली है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं हम, इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है। देखो साफ साफ अब समझ में आने वाली बात है ये कि इंटरनेशनल लॉ को ऐसे ही वीक लॉ नहीं कहा जाता था, ऐसे ही नहीं कहते थे ऑस्टिन की भाई इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। क्यों? क्योंकि उसका इन्फोर्समेंट नहीं है। क्या सैंक्शंस लगाने पर रशिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ कुछ डेटरेंस तो डेफिनेटली है। तो इसी तरीके से थोड़ा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में दिलचस्पी बढ़ाइए, डिस्प्यूट्स में दिलचस्पी एज एन अवेयर रहिए इंटरनेशनल जो भी चल रहा है सिनारियो, बिकॉज विद पेपर्स लाइक यूके एंड यूएसए, सॉरी विद पेपर्स लाइक यूके एंड यूपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है और इंटरनेशनल लॉ में आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है, आप इंटरनेशनल अफेयर से भाग नहीं सकते। तो थोड़ा अपने अंदर का यूपीएससी एस्पिरेंट निकालिए और इंटरनेशनल अफेयर से थोड़ा दोस्ती करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भाई यहाँ से ये भी समझ में आता है कि इम्पॉर्टेंट हेड्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमें हेड्स पता होने चाहिए। तो जो ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है ऑफ इंडिया की, इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ये क्या है? ये अटैचमेंट टू स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, कास्ट, रिलीजन्स, ये सब की बात करती है, ये सबको जोड़ के रखने की बात करती है ना। ये सब है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ये थोड़ा देखो अनकन्वेंशनल सवाल है, ये सवाल बहुत कॉमन नहीं है। अनकन्वेंशनल सवालों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते हैं। तो क्या करना है कि इन अनकन्वेंशनल सवालों के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है और कन्वेंशनल सवालों पे फोकस करना है। आप देखो जैसे कैसे फोकस करना है कन्वेंशनल सवालों पे। मैं इतनी देर से पहले क्वेश्चन से लेकर तीसरे क्वेश्चन पे आ गई हूँ जो इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड है ना। ऑन विच डेट डिड द UN अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो इसका आंसर 10 दिसंबर है। इसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। तो देखो इम्पोर्टेंस ऐसे ही आती है कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम उसके आसपास का देखेंगे तो हमें सब अपने आप याद आ जाएगा। तो अगर हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़ा होता तो हम ये आंसर खट से मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज का दिया है नीचे प्लेलिस्ट में लिंक, उसको देख लीजिएगा। ये यूके के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी दिन से ये एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें यूके में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज, तो इसको थोड़ा सा
देख लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हु हैज़ वन द नेशनल गोपाल रत्न। अब देखो भाई, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कैटल रियरिंग एंड डेयरिंग। तो ये हैं धीरज राम कृष्णा। अब इनसे बात समझ में आती है कि अवार्ड्स पढ़ना ज़रूरी है एंड यू जस्ट कांट एस्केप इट, राइट। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ने हैं हमें। देखो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स नहीं बन पा रहा है लिस्ट खुद से तो कमेंट करके बताइए, हम हेल्प करेंगे। बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, लास्ट फ्यू डेज, एंड देन यू जस्ट हैव टू मग अप द लिस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। बसवा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो बसवा सागर डैम है, नारायणपुरा डैम, ये कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है और ये है अपना कर्नाटका पे। कहाँ पे है? कर्नाटका पे। आई एम सॉरी द क्वेश्चन गॉट डिस्गाइज्ड समहाउ। ओह नहीं आ रहा है, ये स्क्रीन से नहीं हट रहा। खैर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है अपना कर्नाटका में। देखो कर्नाटका का नाम आते ही नाटक होने लगता है। कर्नाटका, जस्ट अ ट्रिक, यू नो, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर कि ये सवाल था बसवा सागर डैम और यहाँ पे पेन नाटक कर रहा था। थोड़ा पिक्टोग्राफिक मेमोरी। आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो क्या है ये? आर्टिकल 58 है अपना, ठीक है। ये आर्टिकल 50। अब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल भैया ये भी समझ जाओ कि आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर फ्यू आर्टिकल्स, फ्यू क्या काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आप बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकते। तो फिर से वही लिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करो, एक लिस्ट बनाओ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की, उनको मगअप कर लो। आपसे नहीं होता है कमेंट करिए, हम आपको लिस्ट बना के देंगे, राइट। इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी लिस्ट अपलोडेड है, आप जाइए उसको सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी। और आगे भी हम ऐसा कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे। तो खैर, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 58 में है, लिखा है कि क्या क्या होनी चाहिए। सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए, है ना, और लोकसभा का मेंबर बनने के कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट का सवाल है, तो ये आर्टिकल 58 को अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं 47th क्वेश्चन पे। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो पंचायती राज 1959 में आया था। 1959 में कहाँ सबसे पहले इसको फ्लैग ऑफ किया गया था? तो देखो सबसे पहली बात तो ये याद कर लो कि पंचायती राज हमारे गांधी जी का सपना था, है ना। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे गांधी जी का सपना था। तो ये गांधी जी के बर्थडे के दिन ही इसको फ्लैग ऑफ किया गया, 2 अक्टूबर को 1959 पे। कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट थी राजस्थान की, वहाँ से स्टार्ट किया गया इसको, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ एक क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आई लीव इट ओपन टू यू। कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो जिन्होंने इंडिया में एक और पोस्ट भी होल्ड की है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। मैंने आपको बताया है ये। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो जिन्होंने हमारे पहले वीडियोस देखे हैं वो ये जानते होंगे इसका आंसर। उसका है आंसर बी, हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा। आगे बढ़ते हैं। इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले डाउन गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसी पे मैं फिर से एम्फेसाइज करूँगी कि एक लिस्ट बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट केसेस की, ठीक है। मैं ये सब जो बता रही हूँ इस वीडियो में कि आपको किस किस चीज़ की लिस्ट बनानी है, यही एक्चुअल कंटेंट है। सिर्फ सवाल सॉल्व करना मुद्दा नहीं होता है किसी भी एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमें एक्चुअली में देखना है कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्या क्या हमारा मतलब किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और उन सवालों को प्रिडिक्ट करना। कंपटीशन के लिए द ओनली की इज़ स्मार्टनेस, ओके। सो उसमें हम आपका थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं सो दैट आप खुद ही एनालाइज करने लगो कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। विद दिस
This is Lossified signing off. Thank you. Please like, share, and subscribe. Drop in a comment. We are open to suggestions and criticism. Thank you. Thanks for watching. That's it.